हेलो गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पूरी तरह से देख लिया, जिसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी अभी हमारे पास अवेलेबल है। ओके गाइस, सो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू और डब्ल्यू को पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना, इसलिए हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक था लास्ट लेक्चर का वो पूरा बेस्ड था कन्वेंशन के ऊपर। तो हम लोगों ने सारे कन्वेंशन भी क्लियर कर दिए कि कब क्यू को आपको पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, डब्ल्यू कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। ओके फाइन। अभी इससे हमें पता चलता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी मेन बात के ऊपर आ जाओ कि आपकी सिस्टम की एनर्जी कब चेंज होगी, जब आपकी सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चले जाएंगी। बात समझ में आ रही है ना। सिस्टम में जब कभी कुछ ना कुछ चेंजेस होगा तब जाके सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाएंगी ना, और जब एक स्टेट में से दूसरे स्टेट पे जाएंगी तब जाके आपको कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज मिलेगा। तो इसको जब भी हमारी सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाती है तो उस प्रोसेस को, उस ऑपरेशन को हम लोगों ने उस ऑपरेशन को हम लोगों ने प्रोसेस नाम दे दिया। ठीक है ना गाइस। अभी प्रोसेस कितने प्रकार के हैं हमारे पास, तो हमारे पास प्रोसेस तो 4-5 प्रकार के हैं। जैसे हम लोग 5 प्रकार के, हम लोग 4 प्रकार पांचों प्रकार डिस्कस किए थे। अभी हम लोग खाली 4 प्रकार डिस्कस करेंगे। कौन से प्रोसेस थे गाइस हमारे पास? हमारे पास था आइसोथर्मल प्रोसेस, हमारे पास था एडियाबेटिक प्रोसेस, थर्ड था हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस, फोर्थ था आइसोकोरिक प्रोसेस, और फिफ्थ वाला भी था साइक्लिक प्रोसेस, बट अभी हमको उसका काम नहीं है। ये सारे प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि जब भी आपका सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाता है और ये प्रोसेस दौरान अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तब आप बोलते हो कि आपकी प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आप लोगों ने किया था ना ये पूरा डिस्कस, तो ये तो सारा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी ये एक एक प्रोसेस को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अप्लाई करते हैं कि मान लो आपका सिस्टम का इंटरनल एनर्जी तो चेंज हुआ, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, बट वो जो प्रोसेस थी वो आइसोथर्मल प्रोसेस थी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका ये जो इक्वेशन है किस तरह से दिखता है, चलो तो अभी हम लोग लिख देंगे पहले फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको बात समझ में आई ना। आपकी जो सिस्टम चेंज हो रहा है, आपकी जो सिस्टम में चेंजेस हो रहा है, एक स्टेट में से सिस्टम दूसरे स्टेट में जा रही है, तो जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। बट ये जो चेंज हुआ, ये जो प्रोसेस हुई वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस तरह दिखती है वो हम लोगों को देखना है। तो चलो आओ देखते हैं। अभी हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बट प्रोसेस तो आपका आइसोथर्मल है। अभी गाइस आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका सिस्टम का एनर्जी में कोई भी चेंज आए नहीं। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है फर्स्ट लेक्चर में कि टेम्परेचर और एनर्जी का क्या नाता है। आपका जब एनर्जी बढ़ता है तब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, आपका जब सिस्टम का एनर्जी कम होता है तब आपका टेम्परेचर कम होता है, बिकॉज टेम्परेचर इज नथिंग बट द मेजर ऑफ एनर्जी। हम लोग जो बोलते हैं ना 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सिस्टम का, वो अल्टीमेटली हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो हम लोग हीट नहीं बता रहे हैं, वो हम लोग बता रहे हैं कि सिस्टम में एनर्जी का क्वांटिटी कितना है। सो एनर्जी का जो मेजर होता है वो होता है टेम्परेचर। तो गाइस अगर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो आपका जो टेम्परेचर का चेंज है वो तो जीरो होता है। चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है? जीरो। अगर चेंज इन टेम्परेचर ही जीरो है तो आपका एनर्जी कितना चेंज हुआ? जीरो। आपको कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा। हम लोगों ने सिस्टम उठाई थी गाइस, इस सिस्टम का कुछ ना कुछ एनर्जी है। हम लोगों ने एक जस्ट समझने के लिए हिसाब देखा था कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो इसका एनर्जी 20 जूल है, मान लो। अभी इसका टेम्परेचर ही चेंज नहीं करना है तो एनर्जी कैसा चेंज होगा? एनर्जी चेंज ही नहीं होगा ना। माना सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चला गया, बट टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनर्जी भी कैसा होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब डेल्टा यू कितना हो जाएगा? जीरो।
ये दोनों चीज़ अगर इसके ऊपर अप्लाई कर दोगे तो 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बात समझ में आ रही है? और डब्ल्यू को अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। इसका मतलब देखो क्या है कि जितना भी आप हीट दोगे वो सारा का सारा हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्क में। बट अगर W की वैल्यू निगेटिव आती है तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या दिखा? व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वो वाला वर्क निगेटिव आता है। अभी देखते हैं वो एक्चुअली होता है कि नहीं। चलो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो आपका सिस्टम का जो एनर्जी है वो है 50 जूल, मान लो 50 जूल है। अभी हमको सिस्टम को एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में तो ले जाना है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है क्योंकि हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं चाहिए। अब मैंने इसमें क्या किया, मान लो 5 जूल हीट ऐड किया। अब 5 जूल हीट ऐड करने से आपका सिस्टम का तो एनर्जी 55 हो जाएगा, बट हमें रखना तो उसको 50 है। तो ये जो 5 जूल एनर्जी आया, ये 5 जूल सिस्टम क्या करता है? काम में कन्वर्ट करता है। मतलब जो आया 5, उस 5 से इस सिस्टम ने थोड़ा काम करवा लिया, मतलब इस पिस्टन को ऊपर ढकल लिया। ये पिस्टन यहां से यहां चला गया। समझ आया ना? तो देखो यहाँ पे सिस्टम ने काम किया, तो जैसे 5 जूल हीट के मार्फत आया वैसा ही वो 5 जूल वर्क के फॉर्म में बाहर चला गया। सिस्टम ने काम किया। सो जितना भी आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना भी आप हीट देते हो वो सारा का सारा हीट किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्क में। इसलिए Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। आप 20 जूल हीट दो, 20 के 20 जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काम में। निगेटिव हम लोग क्यों क्लियर है? बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम काम कर रहा है इसलिए वर्क निगेटिव है। क्लियर? सो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये चीज ध्यान में रखो, जितना भी हम लोग सिस्टम में हीट देंगे वो सारा का सारा हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्क में। या तो फिर इसके उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। ये नेगेटिव साइन अगर आप इधर लेके आते हो तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू माइनस क्यू। मान लो ये आपका पिस्टन सिलेंडर है, सिस्टम का एनर्जी 50 जूल है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें 50 ही रखना है, एनर्जी चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। टेम्परेचर चेंज होगा तो एनर्जी चेंज होगी, तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं करना है, इसलिए एनर्जी भी सेम रखना है। इसके लिए मैंने क्या किया, बाहर से 10 जूल काम किया। मतलब मैंने सराउंडिंग में सिस्टम के ऊपर काम किया 10 जूल। अभी सिस्टम का तो एनर्जी 60 होना चाहिए, बट हमें तो ये 50 ही रखना है। तो ये जो 10 जूल आया वर्क के थ्रू, ये सारा का सारा 10 जूल हीट के फॉर्म में बाहर जाने को होना। मतलब जितना भी वर्क होगा वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके ये 50 के 50 ही रहेगा। इसलिए हम लोग ये दो चीज़ें करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट है एडियाबैटिक। चलो हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब गाइस एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? हम लोगों ने ये देखा था कि ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में हीट का जो एक्सचेंज है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आना चाहिए, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाना चाहिए। मतलब हीट एक्सचेंज जो है वो टोटली ज़ीरो। उस वाले केस में जब भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगी बट जाते टाइम हीट एक्सचेंज बिल्कुल ज़ीरो है, तो वो वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आप समझ में आ रहा है? सिस्टम में चेंजेस हुए, एक स्टेट से सिस्टम दूसरे स्टेट में चली गई, बट जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही थी वो जाते टाइम हीट एक्सचेंज बिल्कुल हुआ नहीं। मतलब ना तो अंदर से बाहर हीट गई, ना तो बाहर से अंदर हीट आई। हीट एक्सचेंज जीरो है। मतलब Q की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये अगर आप इस पर अप्लाई कर दोगे तो आपका डेल्टा U का वैल्यू कितना हो जाएगा? W। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो सारा का सारा कितना होता है? वर्क। मतलब इस वाले प्रोसेस में जो भी आप काम करोगे वो सारा का सारा काम कहलाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एकदम सिंपल है। क्लियर है गाइस? क्लियर? इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, आपका इंटरनल एनर्जी 50 जूल था। अभी प्रोसेस है एडियाबैटिक, इसका मतलब आप हीट ना तो दे सकते हो ना तो बाहर निकाल सकते हो। तो मान लो बाहर से आप लोगों ने काम किया 10 जूल का। कितना काम किया? 10 जूल का। तो आपका एनर्जी हो गया 60 जूल। ठीक है ना? अब ये जो 10 जूल है इसमें से आधा जूल भी बाहर नहीं जा सकता हीट के फॉर्म में, क्योंकि आप प्रोसेस कौन सा स्टडी कर रहे हो? एडियाबैटिक प्रोसेस।
तो फाइनल एनर्जी कितना हो गया 60, इनिशियल कितना था 50, तो चेंज कितना का हुआ 10 का। तो देखो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वही तो वर्क डन है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आप जितना काम करोगे वो सारा का सारा काम कहलाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, चलो नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट वाला प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में आपका थ्रू आउट प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब प्रेशर में कुछ ना तो बढ़ोती हुई ना तो घटोती हुई, सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में तो चलेगी, वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, आपका टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, हीट एक्सचेंज हुआ होगा, बट प्रेशर कांस्टेंट है। इनिशियली भी प्रेशर जितना था उतना फाइनली प्रेशर है, प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो वो वाला प्रोसेस होता है आइसोबारिक प्रोसेस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट लॉ बोलता है डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सर इसमें तो प्रेशर है ही नहीं। तो गाइज हम लोग ना अभी आने वाले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, वो फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब ये कैसा आया क्या आया मैं अभी ये वाले लेक्चर में तो नहीं बताता हूँ, क्योंकि हमें तो बस ये फर्स्ट लॉ अप्लाई करना था। ये किस तरह से आता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। उसमें आप लोगों को ये फॉर्मूला मैं प्रूफ करके दूंगा। अभी फिलहाल W का वैल्यू माइनस पी डेल्टा वी होता है, ये P फॉर प्रेशर और डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो ये फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा, क्यों अब ये माइनस साइन है, W की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस पी डेल्टा वी, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, अभी प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो जो वैल्यू है वही है, यहाँ पे P है, डेल्टा P नहीं है, खाली P है। तो आपका फर्स्ट लॉ जो होता है वो ये होता है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसी तरह लास्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है गाइस, आपका सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में तो चला गया, बट आपका जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। चलो फिर फर्स्ट लॉ हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस को अप्लाई करके देखेंगे क्या मिलता है। तो फर्स्ट लॉ हमारा है डेल्टा यू इज इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू की अभी अभी हम लोगों ने वैल्यू देखी माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है ना, ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू पी, सॉरी यहाँ पे क्यू चाहिए, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। बट गाइज आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, अब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा 0। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है 0, क्योंकि बदला ही नहीं ना। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो ये इक्वेशन में डाल दोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा Q माइनस पी इंटू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q। तो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी आपका सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो कितने से चेंज होता है, जितना कितना आप हीट ऐड करते हो या रिमूव करते हो। So heat evolved or heat added is nothing but a change in internal energy in isocoric process. Work done is nothing but a change in internal energy in adiabatic process. Amount of work done जो भी होता है वही होता है हीट। मतलब ये सारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अलग अलग स्टेटमेंट है, डिपेंड कर रहा है प्रोसेस कौन सी। ठीक है ना गाइज। सो मेन वाला अपना ये था अगर आप लास्ट लेक्चर में प्रोसेस अच्छी तरह से आपके अगर ये सारे प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे तो आपको फर्स्ट लॉ अप्लाई करना आता है। इसलिए देखो थर्मोडायनामिक्स ये जो है ये स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने की प्रोसेस है। ऐसा नहीं एक दिन में आप लोग सारा सीख लिए, आपको हर एक वो चीज़ साथ लेके चलना है जो आपको आगे जाके मदद करेंगी। इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ अभी तो फर्स्ट लॉ ही चालू है, सेकेंड लॉ आने का बाकी है, और भी बहुत सारी बातें सीखना बाकी है थर्मोडायनामिक्स में। आप जो भी बेसिक्स से मैंने पढ़ाया आपको वो सारी बातें आप लेके चलो, हर एक चीज़ को डिटेल में समझ लो, आराम से बैठ के उसके ऊपर सोचो कि क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, तब जाके आपको थर्मोडायनामिक पढ़ते टाइम फीलिंग आएंगी। जब आपको फीलिंग आएंगी पढ़ते टाइम तब जाके सारी बातें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी।
अदरवाइज़ फिर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेसन हो जाता है। हालांकि है कुछ नहीं, एक बार समझ में आ गया तो इसके जितना इजी कोई है नहीं, और इम्पॉर्टेंट भी है ये बहुत सारा आपके लिए। ठीक है गाइस, सो आई होप कि हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सारे प्रोसेस को अप्लाई करते सीख लिया और आपको समझ में भी आया। थैंक यू सो मच।